पटरी पर आने में क्या कोई परेशानियां हो सकती है? यस करमवीर जी। करणवीर सिंह साहब, आपको नहीं, करमवीर जी से आवाज में। देखिए दुर्गेश, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जो हम ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के लिए, देखिए पॉलिटिकल माइलेज हर यात्रा का होता है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का हो, और कहीं अगर ये लगता है कि हम इतने दिनों से किसी चीज को लेकर के लिंगर ऑन किए हुए हैं जिससे हमारे सिद्धि हो रही है, हमारी स्वार्थ सिद्धि हो रही है, हमारा एक मोटिव जो है वो सोल्व हो रहा है, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। आपने जो एक बात कही, उसके अलावा एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा जिसपे सबका ध्यान है कि तीस्ता जो एक समझौता हमारा होना चाहिए, और शेख हसीना भी इस बात को लेकर के काफी आशान्वित है, लेकिन ममता बनर्जी का जो रुख है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी अभी जब इलेक्शन होंगे और 18 के अंदर मेरे ख्याल में बांग्लादेश में भी इलेक्शन ड्यू है 2018 के अंदर, तो वो भरपूर कोशिश करना चाहती हैं कि तीस्ता समझौता हो और उसका बेनिफिट बांग्लादेश को भी मिल सके। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ममता बनर्जी को एक बार लेके भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश, शायद यही एक रूट लाइन फिक्स करना चाह रहे होंगे, बॉर्डर की जो फिशिंग है, फेंसिंग है, उसके लिए भी एक ये वजह हो सकती थी। बट अभी कुछ एक इश्यू ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए काफी जरूरी होंगे। और एक करमवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंक के खिलाफ दोनों देशों का एक मकसद है, लेकिन फिर भी आईएसआईएस हो, चाहे लश्कर तैयबा हो या दूसरे आतंकी संगठन, एक स्लीपर सेल्स तैयार कर रहे हैं वहां पे, जो मुझे लगता है कि बड़ा चैलेंज होगा दोनों देशों के लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे इंडियन जो आईएसआईएस है उसने इंडियन ओशन के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए अपना एक अलग उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म एक मेजर प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में भी एक कैफे में लास्ट ईयर एक बड़ा अटैक हुआ था। सो दोनों देशों की सरकार इससे जूझ रही है और इसको लेकर के दोनों में कोऑपरेशन भी बढ़ा है। बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार, उन्होंने भी आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ है। और जब पाकिस्तान के द्वारा जो पाले पोसे गए आतंकवादियों ने भारत में ऊटी पर जो अटैक किया, उसके बाद सार्क समिट का बहिष्कार करने वालों में बांग्लादेश सबसे पहला देश था जिसने फुली सपोर्ट किया इंडियन स्टैंड को। उन्होंने कहा आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बड़ी समस्या है आतंकवाद, और खास तौर पर बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए। तो इस मुद्दे के ऊपर दोनों देशों में सहयोग है वो बढ़ रहा है, और इसको लेकर के इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो भी हर संभव मदद होगी, चाहे इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने की बात हो, उसमें बांग्लादेश सरकार को फुली सपोर्ट किया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा कि आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी बढ़ाएंगे दोनों देश, इस पर सहमति बनी है। नेपाल के साथ में जब से हमारे थोड़े संबंध ये कहें कि बहुत ही दोस्ताना भाई जैसे नहीं रहे, और एक पड़ोसी मुल्क की जो भूमिका अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल के साथ में अस्थिरता का दौर भी रहा, और कहीं ना कहीं एक वाया नेपाल फेक करेंसी हो, चाहे आतंक की फौज को वहां से भेजना हो, ये कुछ मददगार साबित हो रहा है, जिसकी ओर आज इंगित भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि एक आतंक का पोषक ऐसा पश्चिमी एशिया के अंदर ऐसा कंट्री है जो इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान एक रूट बना रहा है नेपाल को, क्योंकि हमारे बॉर्डर सील होने के बाद में चौकसी की वजह से समझिए, तो जो घुसपैठ हो रही है, सीरियल ब्लास्ट में भी कई बार बातें आई हैं, चाहे अटैक्स में बात आई हो, तो एक वाया नेपाल इसको काफी यूज किया जा रहा है, और खासकर फेक करेंसी को लेकर के। तो बांग्लादेश भी एक हमारे लिए सिरदर्द इस नाते बना रहा है कि वहां से भी घुसपैठ, वहां से लेबर का आना, और असम एक आज भी जिंदा समस्या हमारे सामने है। तो इस स्थिति के लिहाज से हम देखें, वहां पे अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, दूसरी समस्याएं दूर होती हैं, तो भारत के लिए उस दिशा में भी काफी कामयाबी मिल सकती है। देखिए योगेंद्र जी, आपने दो बातें बताई, एक आर्थिक सहयोग और दूसरा भारत की सुरक्षा और रणनीति से संबंधित। बांग्लादेश, नेपाल या दूसरे पाकिस्तान, इनमें चीन अपना प्रभाव निरंतर रूप से बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ जब चीन ने यह तय किया कि ब्रह्मपुत्र के पानी को रोका जाएगा, तो उससे बांग्लादेश भारत से कहीं ज्यादा प्रभावित होगा। तो बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत से साथ सहयोग करके, भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझ के, भारत की रणनीति संबंधित चिंताओं को समझ के भारत से सहयोग किया जाए, तो चाइना पे दबाव बढ़े, तो बांग्लादेश की पानी की समस्या जो होने वाली है
ब्रह्मपुत्र में चीन जो पानी रोक रहा है, तो वो समस्या बांग्लादेश के लिए नहीं हो। तो बांग्लादेश की सरकार है या वहां का प्रशासन है, वो भी अपनी एक कूटनीतिक दबाव बना रहा है और वो कूटनीति की द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। निश्चित रूप से आर्थिक सहयोग होगा तो बढ़ेगा, लेकिन आतंकवाद की जहां तक बात है, आतंकवाद और पाकिस्तान को लेके भारत की कूटनीति शायद उस दिशा में जा रही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, और उसी दिशा में हमने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे सार्क के सम्मेलन को पोस्टपोन होना या कैंसिल होना। दूसरा, जब ब्रिक्स और हम बिम्स्टेक का हमने इनिशिएटिव लिया, तो क्या सार्क और ब्रिक्स का इनिशिएटिव नहीं हो सकता था? क्योंकि सार्क बिम्स्टेक से कहीं पुराना और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन भारत ने वो नहीं लिया। उसका उद्देश्य यही था कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए। तो भारत अपने कूटनीतिक प्रयास तो कर रहा है, इन कूटनीतिक प्रयासों को एक और कदम आगे बढ़ाने का है। वो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके लिए तैयार भी नहीं है। भारत ने लगभग 2 दशक पहले संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में यह प्रस्ताव रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई सर्वमान्य परिभाषा तैयार की जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने जब संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में बोला, तो वहां भी उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय को एक परिभाषा देनी चाहिए। वो संभव नहीं है। तो भारत को एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र से संबंधित कोई एक ऐसी परिभाषा हो जाए जिसको हम कहें कि आतंकवाद की दक्षिण एशियाई परिभाषा यह है, और जिसमें पाकिस्तान को इंडिकेट किया जाए और पाकिस्तान आइसोलेट होता नजर आए। अगर ऐसा भारत प्रयास करेगा तो मेरे ख्याल से बाकी गतिविधियां, प्रशासनिक गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन ऐसी अगर कुछ प्रयास होता है भारत की तरफ से तो वो भारत के हित में होगा, वो बहुत ज्यादा सार्थक होगा और सब दक्षिण एशियाई देश एक साथ रहेंगे। तो उससे एक कदम हम आगे बढ़ेंगे और ये करेंगे कि दक्षिण एशियाई सुरक्षा समुदाय बनाएं, क्योंकि दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण की संभावनाएं मुझे बहुत कम लग रही हैं, लेकिन दक्षिण एशियाई सुरक्षा समुदाय बनाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा लग रही हैं। तो अगर आतंकवाद के इश्यू पे अगर भारत ये इनिशिएटिव लेता है। डॉक्टर साहब, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन करमवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विकसित जो राष्ट्र हैं जिन पे एक कहें कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा एक देश एक ध्रुवी रहा है जिसके इर्द गिर्द पूरा माहौल रहा है। आज अमेरिका को ले सकते हैं, रसिया बड़ी ताकत के रूप में है, चाइना है, लेकिन अमेरिका एक पावरफुल कंट्री के रूप में है। लेकिन विकसित राष्ट्रों की आतंक के मामले में भी दोहरी भूमिका रही है। अपने अंदाज से उन्होंने इसे पहुंचने की भी कोशिश की है, चाहे पाकिस्तान में आज कहीं भी हो। अमेरिका का दोहरा रुख देखा गया उस वक्त से, और लगता है कि जब किसी को चूंटी मारता है तो पेन का महसूस होता है, और अगर वहां पे पेंटागन के पास में और सारी अटैक्स नहीं होते तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों का एहसास भी नहीं होता यूएस को कि आतंक का दंश कैसे होता है। बेशक आज उन्होंने सिक्योरिटी काफी टाइट करके रखी हुई है। तो विकसित राष्ट्रों की भूमिका भी कहीं ना कहीं एक कटघरे में है कि आतंक के मामले में वो लोग, आज अजहर मसूद का मामला है, कभी चाइना का वीटो होता है, कभी दूसरे लोगों का होता है। तो आतंक की लगता है कि आपको वास्तव में पूरे विश्व में अपनी अपनी एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से पता किया जा सकता है कि जिन लोगों पे जो देश से डोजियर सौंप रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं, कम से कम उनको ब्लैक लिस्टेड तो करना चाहिए। कि दोहरी भूमिका क्यों है, तो कैसे आतंक पे लगाम लग सकता है? जी, इसलिए क्योंकि आतंकवाद का पूरे इंटरनेशनली कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, जिसके लिए भारत हमेशा प्रयास करता रहा है। जैसा आपने कहा कि जो बड़ी शक्तियां हैं उनका डबल स्टैंडर्ड है। अमेरिका ने अलकायदा को प्रमोट किया, सब जानते हैं। पाकिस्तान अगर आतंकवाद की मशीनरी बना तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ रहा है। अफगानिस्तान में इस तरह के तत्वों को अमेरिका ने हमेशा प्रमोट किया है। और भारत के जम्मू कश्मीर आतंकवाद की समस्या को उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की प्रॉब्लम बताया। लेकिन जब जैसा आपने कहा पेंटागन पे अटैक हुए, उसके बाद अमेरिका की नींद खुली है कि ये आतंकवादी की जो समस्या है पूरे क्षेत्र में है वो फैल रही है। लेकिन अब रशिया का डबल स्टैंडर्ड है। रशिया क्योंकि हित एक रशिया है, चाइना और पाकिस्तान तीनों मिलकर के और तालिबान के साथ बातचीत करें अफगानिस्तान में, जो कि भारत के हितों के बिल्कुल खिलाफ है। सो इन महाशक्तियों का डबल स्टैंडर्ड हमेशा रहा। हाफिज सईद के ऊपर $10 मिलियन की जो है इनाम रख दिया अमेरिका ने, लेकिन हाफिज सईद तो सरेआम घूम रहे,
क्या अमेरिकन एजेंसी अनाउंसमेंट उसको करता पकड़ आए दिन नहीं उसके सकती? वीडियो वायरल होते हैं, बैठ वीडियो- करके आराम से वो बिल्कुल प्रवचन सुना रहा है। हाँ। तो ये निश्चित रूप से एक डबल स्टैंड जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि आतंक के खिलाफ मानसिकता जो आनी चाहिए विश्व पटल पे विकसित राष्ट्रों की और विकासशील देशों की, तब तक बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ अड़े हुए हैं कि अगर किसी देश में वो दूसरे के खिलाफ अगर यूज कर रहे हैं आज जिससे कि जो बात कर रहे हैं हम हाफिज सईद की, अजहर मसूद की, ये पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ उन्हें यूज करता है। इसी वजह से बिल्कुल एक वहां एक भूमिका भी उन लोगों की वैसे ही है कि धार्मिक एक गुरु के रूप में कुछ लोग मानते हैं, कुछ प्रेशर की वजह से ही उन पे कुछ लगाम लग सकता है। और मुझे लगता है कि समझौते देखिए दो देशों के बीच में परस्पर व्यापार बढ़ाना, सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैदी देना, एक सोशल एंगल भी उसका एक कारण होता है, वो हो सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने सबसे पहले ये बात कही थी कि भारत और बांग्लादेश की संबंध और प्रगाढ़ रहे, बहुत जरूरी है। उससे दोनों देशों के ही कुछ जो लूज पोल्स से खासकर जो स्लीपर सेल्स बनाए जा रहे हैं आतंकियों की, एक तो वो दूर हो सकेंगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहां सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता जाएगा। और दूसरा एक कि वहां की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है कि एक स्थायी सरकार का, जो मुझे लग रहा है कि काफी अब वो रोल भी ठीक से होता जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल एक स्टैंड जो होता है वो अगर स्थायी होता है तो काफी उससे चीजें काफी मजबूती की ओर अग्रसर होती हैं। चलिए, शेख हसीना का दौरा और काफी यादगार दौरा कहा जा सकता है इससे, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो शेख हसीना मान के चल रही थी कि 2018 के इलेक्शन में उन्हें बुला सकती हूँ, तिस्ता प्रकरण जो एक है, लेकिन वो मुझे लगता है कि इस यात्रा में सोल्व होगा कि नहीं होगा पूरी तरह से कह पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जो करार हो रहे हैं वो सैन्य करार हैं, आपसी आदान प्रदान है, रेलवे ट्रैक की जो बात की जा रही है, वो कुछ ऐसे हैं कि जो एक विकास की धुरी बन सकते हैं और दोनों सोच को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और सीरिया पे हुए हमले को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में 2011 से जो एक सीरिया में एक छोटी सी बात एक बड़ा कारण बनी और आज अटैक्स वहां पे हो रहे हैं, तो विश्व पटल पे इसका असर क्या पड़ेगा? क्या रसिया को कूदना जरूरी होगा इसमें, या फिर दोनों शक्तियां कुछ बैलेंस करके किसी मंजिल तक पहुंच पाएंगी? ये छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।